हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमित शुक्ला आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं और उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स ने कई बार मुझसे कहा है कि सर प्लीज आप एक वीडियो अपलोड करें। ये टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। origin of universe। ओके, नॉर्मली हम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। सपोज बिग बैंग, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, साइक्लिक थ्योरी वगैरह वगैरह, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिग बैंग को। आज हम बात करते हैं कि बिग बैंग एक्चुअल में है क्या। तो बिग बैंग फ्रेंड्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है जिसके बारे में हम ओरिजिन करें, स्टार्ट करें। एक्चुअली में बिग बैंग का मतलब है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से एक बहुत हैवी एक्सप्लोजन हुआ और उस स्टार्टिंग पॉइंट में उस समय जो भी मैटर और एनर्जी थी वो आउटर स्पेस में रिलीज हो। तो दैट्स मीन इट इज नॉट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट इज एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स। इसीलिए एनसीईआरटी हमारा बिग बैंग थ्योरी के बारे में कोई भी रेफरेंस नहीं देता है। हाँ, कुछ छोटी बुक्स या बुक्स जैसे प्रोफेशनल राइटर्स वगैरह भी थ्योरी ऑफ बिग बैंग के बारे में कहते हैं कि बेल्जियम के एक पादरी जॉर्ज लेमेत्री, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया और प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो पाया था। इसलिए आधुनिक विज्ञान का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी हमारा जो प्रिफर्ड सिलेबस है उसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में थ्योरी ऑफ बिग बैंग न देते हुए वो सबसे पहले बताती है एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स। जस्ट लाइक एज ए सपोज दिस इज ए सीड। अगर ये हम किसी पेड़ का बीज मान लें और इसे हम ट्री मान लें, ये है पेड़, तो यहां पर हम देखेंगे इस बीज का जो समयानुसार बृहत्तम स्वरूप बनकर आया है वो कहलाता है पेड़। तो अगर सिंपल डिफिनेशन में हम पूछें कि व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज ट्री, दैट्स मीन कि अ सीड इज द मिनिमम फॉर्म ऑफ अ ट्री एंड व्हाट इज ट्री, ट्री इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ सीड। तो इसी तरीके से हम अगर समझें तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है, आज का यूनिवर्स मतलब एक्सपेंड हुआ यूनिवर्स, कॉस्मिक यूनिवर्स, जो आज हम उसका बहुत बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक यूनिवर्स। और कभी रिवर्स इन टाइम, अगर हम समय में बहुत पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि इस पेड़ की लीव्स, इसका स्टेम, इसके रूट्स, कभी ये सब इस सीड में ही थे या केवल बीज में ही थे। तो उस जगह पर भी यूनिवर्स था, लेकिन वो कैसा था, एटॉमिक साइज। वो कैसा था, एटॉमिक साइज ऑफ यूनिवर्स, मतलब मिनिमम फॉर्म। यूनिवर्स अपनी मिनिमम फॉर्म में था। इसी को कुछ लोगों ने इनिशियल सिंगुलरिटी भी कहा, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी भी कहा। समय समय पर इसके प्रयोग होते हैं, ठीक है। और आज जो देख रहे हैं हम वो इस एटॉमिक साइज ऑफ यूनिवर्स का एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में जो इस बीज या इस सीड या एटॉमिक साइज ऑफ यूनिवर्स में जो एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन को हम बिग बैंग नाम से जानते हैं।
लेकिन उस समय उस सिचुएशन को 13.7 अरब साल पहले वो किस फॉर्म में था, कैसा था फ्रेंड्स, ये कोई नहीं जानता, अभी तक उसका पता नहीं चला। ओके, मैं नाउ टू नेक्स्ट ग्रुप से इजी टेक जीएस सॉल्यूशन आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बेसिक थ्योरीज समय पर चेंज होती रही है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स इट्स डिफाइंड कि बिग बैंग इज मोस्टली पॉसिबल ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओके, अब एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स कैसे मान लें ऐसा हुआ है, तो 1920-30 के दशक में एक अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन टी हब्बल, इन्होंने डॉपलर इंपैक्ट का यूज करते हुए लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर, जो लाइट ऑब्जर्वर है, उसके थ्रू एक कैलकुलेशन बनाया जिसे हम बोलते हैं V इज इक्वल टू एच डी, मिस्टर एडविन टी हब्बल। और इन्होंने इस थ्योरी के थ्रू या डॉपलर इंपैक्ट के जरिए ये पता किया कि जो आकाशगंगा या स्टार्स हमसे जितनी दूर है, हमसे मतलब अर्थ से जितनी भी दूर है, वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रहे हैं। ये पता कैसे चला? डॉपलर इंपैक्ट होता है कि लाइट रेस को स्पेक्ट्रम के जरिए, जिसे हम बोलते हैं विद्युत, तो V कलर अगर हमें किसी लाइट सोर्स से ऑब्जर्वर को यहां पर प्राप्त हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वो स्टार या वो गैलेक्सी हमारे पास में है। और इन केस अगर वो 10 साल बाद हमें B से I या B या ग्रीन कलर की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे, मतलब अब ऑब्जर्वर को क्या यहां पर कलर मिल रहा है, अगर मान लें उसको अब पहले ब्लू मिल रहा था और अब उसको येलो मिल रहा है, तो दैट्स मीन कि वो गैलेक्सी या वो स्टार सोर्स अब हमसे या हमारी अर्थ से और ज्यादा दूर जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने एक थ्योरी जनरेट की जिसका नाम था रेड शिफ्टिंग। तो रेड शिफ्टिंग थ्योरी क्या है? एडविन पी हब्बल की वह थ्योरी है जिसमें वो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स बताते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इंपैक्ट। ओके, अब मेन चीज ये आती है कि क्या मॉडर्न साइंस इससे रिलेटेड कोई प्रूफ दे पाती है? तो हाँ, मॉडर्न साइंस ने ऐसी कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जस्ट लाइक एज ए मैथ, जिसका बाद में नाम हो गया था डब्ल्यू मैथ, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ये नासा या यूएस द्वारा एक ज्वाइंट मिशन था जिसमें यह पता करना था कि क्या स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन अभी भी हो रहा है। कॉस्मिक रेडिएशन मीन्स कोई चीज अभी भी फैल रही है या एक्सपेंड हो रही है। तो हां, इस चीज में कॉस्मिक रेडिएशन पाया गया जिसको बोला गया कोबे परियोजना। कोबे, ठीक है ना, कोबे परियोजना। ओके, बाद में इसी में और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था LHC, इसका फुल फॉर्म है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। ये स्विट्जरलैंड की सर्न न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ सेंटर, सर्न प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड में है। 2004 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया
और इसमें प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स या प्रोटॉन बीम्स का यूज करके उनको आपस में टकराया गया लाइट, नियरली लाइट की स्पीड से, और पाया गया कि प्रोटॉन भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। जिस प्रकार एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसी प्रकार सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी किसी न किसी अदर बेसिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है। और इसमें एक नए पार्टिकल की खोज हुई जिसका नाम रखा गया हिग्स बोसॉन। तो हिग्स बोसॉन ये क्या था? ये वो पार्टिकल था जिसने आगे चल के, या इसके साथ में आपको क्वार्क भी मिला, क्वार्क। तो क्वार्क, हिग्स बोसॉन वगैरह वगैरह इन्होंने मिलकर बनाए सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन बन गया तो प्रोटॉन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने ग्रेविटेशनल रिपल्शन के थ्रू एक न्यूक्लियस जनरेट किया। ओके, जैसा कि आपको यहां पर एक इमेज में दिखाया जा रहा है। ओके, वहां पर न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए उससे कॉम्पैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो बना वो पॉजिटिव चार्ज से था और बाहर इलेक्ट्रॉन जो बना वो नेगेटिव चार्ज से था। इसका मतलब फर्स्टली यूनिवर्स में अगर कुछ प्रेजेंट हुआ तो दैट मीन्स ग्रेविटेशनल रिपल्सन। सेकेंडरी अगर कुछ जनरेट हुआ तो वो था आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अगर हम आगे की बात करें तो हमें एक और फोर्स जनरेट होता मिलता है, लेकिन वो हैवी सेलेस्टियल बॉडी पर होता है। प्लैंक स्केल पर उसको हम इन फोर्सेस से जनरेट नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स वी नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अगर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्शन, किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी देखें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर बहुत ज्यादा बल नहीं देते हैं, बल्कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण ही वह मूवमेंट है या मोमेंटम है जो किसी सेलेस्टियल बॉडी को अपनी तरफ बांधे रखता है। और आइंस्टीन से जब बाद में पूछा गया, इवन 1969 या 70 के नियर अबाउट, तब वहां पर हम देखते हैं उन्होंने कहा कि सर आप बताइए, लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। तब पता चला कि आइंस्टीन की अपनी थ्योरी ये थी कि मैं परफेक्टली तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आई थिंक इट इज साइक्लिक। एक तरफ अगर बिग बैंग हुआ है तो किसी न किसी एक्सपेंशन के बाद यूनिवर्स क्रंच भी हो जाएगा और उसकी डेंसिटी, मास, स्पेस और टाइम फिर एक ही पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो थ्योरी आती है वो आती है आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे भी कुछ समय पहले तक, मिस्टर स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने क्या कहा कि जनरल रिलेटिविटी जो आइंस्टीन की थी, वो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फोर्स जो है वो हैवी सेलेस्टियल बॉडीज पर या जो आकाशीय पिंड है उन पर तो काम करता है, जैसे सूर्य पृथ्वी से और पृथ्वी चंद्रमा से जुड़ी है, तो वहां पर तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता है। लेकिन अगर हम क्वांटम लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर देखें तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल रिपल्स में भी बदल जाता है और अट्रैक्शन में भी रहता है। ऐसी थ्योरी दी थी मिस्टर डॉक्टर एलन गुथ ने, और उस सिद्धांत को पेश किया यूनिवर्स के ओरिजिन के रूप में, और उसका नाम दिया गया इन्फ्लेशनरी थ्योरी। तो हॉकिंस ने क्या दिया, दोनों को रिलेट कर दिया, आइंस्टीन को भी और बिग बैंग को भी, और उन्होंने इसे नाम दिया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या सब कुछ का सिद्धांत, ठीक है। बाकी आपकी लाइव क्लासेस में आपको पीडीएफ भेजी जा रही है, आप उसको पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत लाइव क्वेरी कर सकते हैं। ओके,
बाय फ्रेंड्स।